हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आएगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक 3 से 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर। दूसरी चीज की ये वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक यानी होता है इंसुलेटर। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर। ठीक है, कोई भी इंसुलेटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। दूसरी आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए, जो पोलराइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पोलराइजेशन क्या होता है, शॉर्टकट में अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे कि मानो कि आपके पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास क्या है, कोई एक डाइलेक्ट्रिक है। चलो, ये एक आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है। जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये मेरी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये श्योर नो। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। एंड ये डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है, दैट मीन्स कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमें पता है लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाता है एंड नेगेटिव के पास पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं ईपी, पोलराइजेशन फील्ड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ई नोट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ई नोट है जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, एंड डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंड्यूस हुआ पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हुआ, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कि नहीं है दोनों। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं बात कर रहा हूं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नोट माइनस ईपी। ये आपको पता होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वाले टॉपिक से पहले पोलराइजेशन टॉपिक है, वहां से ये आता है। क्लियर हुई मेरी बात। तो अभी हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं जो हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। वहां पे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा। दोनों प्लेट के बीच में एयर है, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी नोट है, दोनों प्लेट का सेपरेशन जो है वो डी जितना है। तो हमने ऐसा डिस्कस किया था कि इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, जो ई नोट है वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। अगर आपने अभी तक पहले वाला क्लास नहीं देखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप वो क्लास देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ऐसा लिखते हैं वी नोट इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी। यस और नो। ठीक है, वी नोट मतलब जो पोटेंशियल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू डी। तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल। ओके, अब सिग्मा जो है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाई ए। तो ये मैंने लिख दिया क्यू डिवाइड बाई ए सिग्मा को, एप्सिलॉन नोट एज इट इज, डी भी एज इट इज। तो ये मुझे क्या मिल गया, वी मिल गया। अब अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का हमें पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, सी, कैपेसिटेंस को मैं भी सी नोट कह देता हूं। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना वो एयर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर मैंने कैपेसिटर ड्रॉ किया है एयर के लिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ का कैपेसिटेंस हमने लिया है सी नोट एंड पोटेंशियल लिया है वी नोट, तो ये हो जाएगा सी नोट इज इक्वल टू क्यू बाई वी नोट। तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो क्यू एज इट इज रहेगा, वी नोट की वैल्यू जो अपने पास ऊपर आई है वहां से अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आएगा, क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नोट। अब हमें पता है क्यू से क्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो ये आएगा एप्सिलॉन नोट ए डिवाइड बाई डी। तो ये फॉर्मूला जो है हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला क्या है,
कि भाई जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में क्या हो, एयर हो, तो एयर के लिए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये हमने बात की थी फॉर एयर बिटवीन दी प्लेट्स। तो आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा यहाँ पे, यस, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में एयर है उसको मैंने कैपेसिटेंस जो है उसको मैंने कहा है सी नॉट। क्लियर। अब हमें तो क्या करना है, हमें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखना है दोनों प्लेट के बीच में। तो अभी हम यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाते हैं जिसकी दोनों प्लेट के बीच में हम क्या रखने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक रखने वाले हैं। ठीक है, सपोज कि ये अपने पास कोई एक कैपेसिटर है, वापस बनाता हूं मैं। ठीक है, तो सपोज कि ये अपने पास कोई एक कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर, वापस से कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी ही है। और डाइलेक्ट्रिक को भी हम अंदर रखना, मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक यानी हुआ इंसुलेटर। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके बीच में इंसुलेटर को रखने वाले हैं। तो जब भी मैं इसके अंदर इंसुलेटर को रखूंगा, सपोज कि मैं ये रेड लाइन से इंसुलेटर, मानो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ मैंने ऐसा रखा है। ठीक है, ये जो रेड लाइन आप समझोगे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने रखा है, जैसा ऊपर बनाया था ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसा मैंने इसके अंदर रखा है जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना है। ठीक है, इसको मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में रखा है। अब कैपेसिटेंस जो है, मानो कि नया कैपेसिटेंस जो है ना वो सी जितना हो गया, कितना हो गया, सी जितना। अब हमें देखना है पहले जो था वो सी नॉट था, अब सी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। ठीक है, अब मान लो कि अभी सीधी सी बात है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल भी होगा। मानो कि अभी जो पोटेंशियल है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में वो V जितना पोटेंशियल है, पहले V नॉट था अभी V हो गया। मानो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले E नॉट थी, अभी कितनी है, E जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है, अभी हमें इसके कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें डिस्कस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, वापस से मैं सेम तरीके से स्टार्ट करता हूं कि अगर मुझे लिखना हो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फोर डाइलेक्ट्रिक। तो जब भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, हमने इससे पहले समझा था कि नहीं समझा था, आपको याद हो तो मैंने ऊपर आपको बताया था, जब भी ये लेक्चर स्टार्ट हुआ ना तब यहाँ पे अगर मैं वापस से ऊपर जाऊं तो ये लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये अपने पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक डाई इलेक्ट्रिक मैंने बनाया था। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक था ये, यस और नो। और डाइलेक्ट्रिक को जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जिसको हम ई कहते हैं वो कितनी हो जाती है, ई नोट माइनस ईपी हो जाती है। इतना हमने डिस्कस किया था। ये कहां से आया है, ये टॉपिक जो है वो इससे पहले पोलराइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये जो एक टॉपिक है इससे पहले आता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से। वहां से हम समझते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हो जाती है ई नोट माइनस ईपी। तो यहाँ पे भी देखो हमने कैपेसिटर बनाया है, अब हमें पता है कैपेसिटर के पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो ई नोट जितनी होती है, ये और नो। ठीक है, अब ई नोट जितनी फील्ड में आपने डाइलेक्ट्रिक को रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना है, तो अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यस, वो हो जाएगी ई नोट माइनस ईपी। ये हमने ऊपर डिस्कस किया ऐसे ही। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, तो कैपेसिटर में ये जो फील्ड क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड ई नोट। वो ई नोट जो है वो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन करेगी, तो अल्टीमेटली डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक फील्ड क्रिएट होगा जिसको हमने पोलराइजेशन फील्ड ईपी कहा है। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लिखा है। यस और नो, इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको पोलराइजेशन वाला भी फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो हम अगर लिखे कि ई नोट जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसको मैं क्या बोल देता हूं, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड द कैपेसिटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पोलराइजेशन फील्ड के लिए लिखा है तो सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अगर एप्सिलॉन नॉट को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, ऐसा कुछ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम आगे बढ़े तो एक चीज मुझे
बताना, जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में शो नहीं कर रहा, सिर्फ आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, एक मेरे पास सिग्मा है, एक मेरे पास सिग्मा पी है, और एक मेरे पास है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, हमें ना इन तीनों का कंपेरिजन करना है। हमें क्या करना है? इन तीनों का कंपेरिजन करना है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको यहाँ से कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो, सपोज कि अगर हम देखें, सिग्मा को हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, सिग्मा को मान लो कि सिग्मा की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, सिग्मा मतलब कि जो एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाई है ना, ई नोट, ये यहां से आया एक्सटर्नल फील्ड से। ये जो है वो कहां से आया? जो आपका पोलराइजेशन फील्ड जो कैपेसिटर के अंदर की तरफ क्रिएट हुआ था वहां से आया। ठीक है, अब ये 10 है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा पी की वैल्यू में कुछ मिल रही होगी 4। अज्यूम कर लेते हैं हम कि चलो 4 है। कितना है? 4। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना होगा? 6 होगा, हाँ कि ना? ठीक है, अब मैं एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज करता हूं। ये जो ई नोट है ना, उसको मैंने इंक्रीज किया। मान लो कि मैंने 14 कर दिया। कितना कर दिया? 14। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज करोगे तो आपका पोलराइजेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ राइट हैंड साइड पे कि मानो कि ये अपने पास कोई डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है? अपने पास कोई डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में जितना आप एक्सटर्नल फील्ड ई नोट को ज्यादा रखोगे, ई नोट ज्यादा करोगे, उतना ही अंदर की तरफ जो फील्ड क्रिएट होगा वो कैसा होगा? यस, वो कैसा होने वाला है? ज्यादा होने वाला है, जो ईपी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे जैसे आप सिग्मा को बढ़ाओगे तो ये भी इंक्रीज ही होने वाला है, सिग्मा पी। तो सिग्मा पी इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल की 6 हो गया। मैं रेंडम नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो 4 माइनस 16 ये कितना हुआ? 8 हुआ। मानो कि इसको मैंने कर दिया 16, हाँ कि ना? अब सीधी सी बात है, ये भी इंक्रीज हुआ। मानो कि ये फॉर एग्जाम्पल हो गया 7। तो अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 9। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, और इसका यूज क्या है अभी हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से, अब ध्यान से समझना, क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा? क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ? ये जो आपको टेबल दिख रहा है, वो टेबल से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ। देखो, कैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सिग्मा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, हाँ कि ना? तो सिग्मा पी भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा? यस और नो? ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये समझाना था सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाया। अब इन दोनों में से भी सिग्मा माइनस सिग्मा पी एंड सिग्मा, इसमें ग्रेटर कौन है? ग्रेटर कौन है? यस, सिग्मा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। यस और नो? ठीक है, सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी। हम एक्चुअली ऐसा लिखते हैं के इंटू सिग्मा, नॉर्मल कोई डेरिवेशन में। बट यहाँ पे ना मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मेरा सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है वो लेस है कंपेयर टू सिग्मा। मतलब मानो कि सिग्मा की वैल्यू, मान लो कि सिग्मा की वैल्यू 4 है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी फॉर एग्जाम्पल की 2 है। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना हो, किसको? ये आपका सिग्मा है, ये आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, तो आपको सिग्मा से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये और, अगर मानो कि मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये और ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। तो मुझे मल्टीप्लाई किसको करना चाहिए? मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी के साथ। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? एक 4 है, एक 2 है। अगर आपको दोनों को इक्वल करना हो तो आपको किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 को कि 2 को? या तो किसको, चलो हम ऐसा मानते, किसको डिवाइड करना चाहिए? तो सिग्मा को आपको डिवाइड करना चाहिए 2 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिग्मा के पास मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? डिवीजन कर दूंगा के। अब ये जो है वो अपना सही हुआ। समझ में आया? वापस से एक बार बताता हूँ, मेरे पास सिग्मा माइनस सिग्मा पी है एंड सिग्मा है। मुझे इतना पता है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो मैंने एक अज्यूम कर लिया, मानो कि माई सिग्मा इज 4 एंड सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज 2। क्लियर? तो अब अगर मुझे ये 4 एंड 2 को इक्वल करना हो तो मैं किसको डिवाइड करूं? चलो डिवाइड करना है मुझे, तो मैं किसको डिवाइड कर सकता हूं? तो सीधी सी बात है, सिग्मा को ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है? सिग्मा को मल्टीप्लीकेशन करने के बदले डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि ताकि वो दोनों इक्वल हो सके। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिला। क्या रिलेशन मिला है? मुझे ऐसा मिला है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के।
ये मुझे एक चीज मिली है जिसको मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर मेरे पास जो भी इक्वेशन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर जो भी मेरे पास इक्वेशन आया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ऊपर इक्वेशन ऐसा आया था, मैं वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इसको अगर मैं अभी लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यस और नो, बिकॉज सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज रिप्लेस बाय सिग्मा अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जब भी हमने कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा था तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अगर आपको याद हो ऊपर, अपने साथ साथ में लिखते रहना क्योंकि ऊपर वाले स्टेप का भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने ऊपर ऐसा लिखा था, अगर आपको याद हो तो ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो अगर मुझे ये इक्वेशन को ई नोट के टर्म में अगर लिखना हो तो ई नोट के टर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ई इज इक्वल टू देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट जो है उसको मैं बोल देता हूँ ई नोट। क्या बोल देता हूँ मैं, ई नोट। तो ये बन गया मेरा ई नोट डिवाइड बाई क्या बन गया, के। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से कितनी हो गई है, के टाइम्स कम हो गई है। कब, जब हमने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हुई है, के टाइम्स कम हो चुकी है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद अभी हम लिखते हैं पोटेंशियल। तो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है वो होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। तो ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो पहले मैंने ऐसा लिखा था, पोटेंशियल V नोट इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइड बाई के, या तो आप Q बाई ए भी लिख सकते हो, लिखना हो तो सिग्मा को। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करना हो सिग्मा डी बाई के को, तो इसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? यस, इसको मैं बोल सकता हूँ वी नोट, नहीं एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नोट, के नहीं आएगा, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नोट। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ वी नोट। तो नया पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल भी के टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हो जाएगा एंड पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा आपको? ठीक है, और हमें जो पोटेंशियल मिला है वो कितना मिला है, वो हमें मिला है जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब अगर सिग्मा को अगर हम लिखें तो हमें पता है सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट के, ये तो एज इट इज रहा। यस और नो? तो ये मेरे पास पोटेंशियल का नया फॉर्मूला आ गया। अब हमें पता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला जो है होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई, यहाँ पे कैपेसिटेंस C जितना है पोटेंशियल V जितना है, तो यहाँ पे मैंने C इज इक्वल टू क्यू बाई V लिखा है। V को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो अगर मैं V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई क्यू डी जो है उसको मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया। V की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्यू डी। अब जो डिवाइड में है, इसके जो डिवाइड में उसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में भेज दूं ऊपर, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट के। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने Q को एज इट इज रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला में Q को एज इट इज रखा है, V की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब अगर हम देखें तो Q से Q तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो तो ये आएगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। ये हमें कैपेसिटेंस का नया फॉर्मूला मिला है। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो हमें पता है C इज इक्वल टू हमें मिला है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब हमें पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, C नॉट लिख सकते हैं। ये कौन सा कैपेसिटेंस है, जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में क्या हो, एयर हो। ठीक है, तो हमें नया कैपेसिटेंस जो है वो क्या मिला, नया कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नोट। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें ऐसा पता चलता है कि जब भी आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। साथ में ही हमें ये क्वेश्चन में ये जानने को मिला कि पोटेंशियल जो है वो
के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, कब? जब हम कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तब। अगर मानो कि कहीं पे फोर्स के बारे में पूछे, ज्यादातर लोगों को ये पता ही होगा, फोर्स भी क्या हो जाता है? के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो एफ इक्वल टू क्यू हुई, तो फोर्स भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, ये के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है जब भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है क्या हो जाता है? के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, जो आपकी एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है। क्लियर? थैंक यू।